हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस वर्ल्ड क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम AUBSC फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो आधारित होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। एक क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो चौक कुंडली होती है वो करती है किस सिद्धांत पर कार्य? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? लाल रंग में, पीले रंग में या नीले रंग में? तो वो होती है लाल रंग में, क्योंकि जो लाल रंग होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये प्रश्न 2018 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया था कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। तो जो प्रक्षेप होता है उसका पथ परवलयाकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का पथ कुंडलवनीयकार कब होता है। तो 45 डिग्री पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पथ कुंडलवनीयकार होता है, परंतु 90 डिग्री पर कैसा होता है? 90 डिग्री पर होता है इसका जो पथ होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। जब 90 डिग्री पर इसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है और 45 डिग्री पर कुंडलवनीयकार होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि प्रकाश निम्न में से कौन सी तरंग है। तो जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है क्या? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या दोनों? तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो जो ध्वनि तरंग होती है उसकी प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है, जबकि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। हमारे सामने एक अगला प्रश्न आ चुका है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तरल में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि तरल में जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो मान लीजिए ये पानी है, तो जो तरल होता है उसके ऊपरी भाग में जो ध्वनि होती है वो चलती है अनुदैर्ध्य रूप में, और तरल के जो अंदर आंतरिक भाग में जो ध्वनि होती है वो अनुप्रस्थ रूप में चलती है। तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि तरल के ऊपर या नीचे, इसमें सिर्फ बताया गया कि तरल में ध्वनि किस रूप में चलती है। तो ये चलेगी दोनों रूप में। अगर कहता तरल के आंतरिक भाग में तो हम अनुप्रस्थ लगाते, तरल के ऊपरी भाग में बताता तो हम अनुदैर्ध्य लगाते, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो किनके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो ये उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश द्वारा। इसको आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न कि मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है। तो जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है वो केवल क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये किन्होंने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है? रेडियो तरंग, औरक्त तरंग या गामा किरणें? तो जो इसमें इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो जो गामा किरणें होती हैं उनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और जो रेडियो तरंग होती हैं उनकी आवृत्ति सबसे कम होती। इनकी सबसे कम होती है और इनकी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती। इनकी सबसे ज़्यादा होती है और इनकी सबसे कम होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा और रेडियो तरंग की सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है। तो वो होती है किसमें? ठोस में।
हमारे सामने एक अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, आवर्त तरंगें और दृश्य किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो इसमें जो बीटा किरणें है ये क्या नहीं है, ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ये आपको याद। हमारे सामने एक अगला प्रश्न आ चुका है कि किन तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो जो आवर्त किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और जो गामा किरणें होती हैं उनकी सबसे कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भी माध्यम में प्रकाश की नियत रहती है। क्या नियत रहती है? तो आप चाहे जिस माध्यम में जाएं तो जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो सदैव नियत रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें कौन सी नहीं, इसमें जो कैथोड किरण है, कैथोड, वो क्या नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। बाकी की ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये तीनों क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। टोटली 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं जो आपने पढ़ा होगा, उसी से क्वेश्चन आया हुआ था। अगला प्रश्न है, इस कथन को आपको बहुत गौर से पढ़ना है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश और ध्वनि दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ होता है और जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तरल में ध्वनि किस रूप में चलती है। तो तरल में जो ध्वनि होती है वो दोनों रूप में चलेगी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों रूप में चलेगी। अगला प्रश्न है कि किन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2020 में ही पूछा गया था कि किन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्चुअली आपको बता दूं कि जब इलाहाबाद में पेपर होता है तो एग्ज़ामिनर पेपर को ले लेता है सिर्फ, और हमें जो प्रोवाइड होता है वो केवल मॉडल पेपर ही प्रोवाइड होता है। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, एक्स किरणें और गामा किरणें दोनों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस किरण का विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो जो कैथोड किरणें होती हैं उसका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। बाकी जो हमने आपको बताया कि जो गामा किरणें होती हैं और जो एक्स किरणें होती हैं उन पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी आपको याद ही कर लेना है। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो जो फोटोन होता है उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये भी आपको याद कर लेना है कि इस पर कोई भी चार्ज भी नहीं होता है, इसका द्रव्यमान भी नहीं होता है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित कण लिख गया, कण रहेगा यहाँ पर, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कण है जिसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या है, अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होती है वो सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है, 13.2 या 13.6 या 13.9 या 13.5। तो वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।